हम अपनी सारी यूनिट की इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्वेश्चन सारी रिवाइज करें लाइन से, और जो बाकी बचे हम धीरे धीरे से कवर कर लेंगे। तो इस यूनिट में हमने इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन पहले कर लिए थे, अब आगे के हम नेक्स्ट बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई जैसे यूनिट की कोई टॉपिक या क्वेश्चंस वगैरह से रिवाइज करना है, तो आप उसकी जाके एक बार ना प्लीज चेक कर लो, फटाफट से रिवीजन हो जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन में ये फायदा होता है, जैसे आप क्वेश्चन देखते जाओगे तो बीच में कोई ऐसा क्वेश्चन लगाना कि ये टॉपिक मेरा छूट गया, तो वो टॉपिक फिर सीधे रिवाइज कर लो, ऐसे जल्दी रिवाइज हो जाता है। तो देखो अपना पहला क्वेश्चन, वन मानव के रूप में मानव का सर्वप्रथम विकास किस काल में हुआ था? तो ये अपना हुआ था यूसीन काल में। तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या का कारण है, सारे ही कारण होते हैं, थोड़े थोड़े सबका योगदान। फिर देखो मानव के वर्तमान रूप अर्थात बुद्धिमान मानव का विकास किस काल में हुआ था? ये होगा प्लास्टिनोसीन काल में। देखो इसको ना ट्रिक से कुछ ही बना के अपनी याद कर लो। देखो जैसे अब हम ये वर्तमान के मानव की बात करते हैं, वर्तमान के मानव की आज की सबसे प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्लास्टिक की, ठीक है, तो ऐसे याद कर लो, इसमें प्लास्टिक आ रहा है ना, प्लास्टोसीन। तो वन अगर ये पूछे मानव की वर्तमान का कब स्टार्ट हुआ बुद्धिमान, तो प्लास्टोसीन, ऐसी ट्रिक से हल्के से याद कर लो। ऐसे इसकी भी कुछ बना लो। ये जैसे कि वन मानुष कोई लैंग्वेज वगैरह नहीं बोलते थे, ईओसीन ऐसे, ईओ हो गया ना, ये कुछ वर्ड ही नहीं, ईओ जैसे ए आई ओ ऐसे टाइप होता है ना, तो ईओ हो गया ये। तो ये ऐसे कर लो, वन मानुष किसका, ईओ का हो गया। फिर देखो ईसा के जन्म के समय संपूर्ण विश्व की अनुमानित जनसंख्या क्या थी? तो ये अपनी हो जाएगी 10 करोड़। पिछली 2 शताब्दियों में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है? सबसे ज्यादा हुई है यूएसए में। गिब्स महोदय ने जनसंख्या संकेंद्रण की 5 अवस्थाएं बताई हैं। किस अवस्था में ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में नगरीय जनसंख्या की वृद्धि अधिक हो गई है? तो कौन सी अपनी ऐसी होती है अवस्था जिसमें ज्यादा हो जाती है ग्रामीण की? ये अपनी द्वितीय। हमने सारे मॉडल्स थ्योरी ना मोस्टली जो इंपॉर्टेंट है वो एक अलग से कवर कर रखे, और वो सारे सबकी हर जैसे यूनिट वाइज तो कवर कर ही थी, लेकिन उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। तो एक बार ना वो फटाक से जाके रिवाइज करो 2x स्पीड में। किस एक स्थान से व्यक्तियों से दूसरे स्थान को जाना क्या कहलाता है? इसे क्या कहेंगे? ये तो सिंपल है, ये अपना हो जाता है माइग्रेशन, प्रवास। पिछली 2 शताब्दियों में सर्वाधिक प्रवास किस महाद्वीप में हुआ है? सबसे ज्यादा प्रवास की माइग्रेशन, एक जगह से दूसरे लोग सबसे ज्यादा गए हैं यूरोप में। यूरोप के आपके ये देखो सबसे सिंपल सा है कि अपने यूरोपियंस अपने इंडिया में भी सब जगह उन्होंने कॉलोनीज बना रखी, सब जगह वो कितना ट्रेवल करते थे लास्ट तो अपनी सेंचुरीज में, अब भी करते हैं, बल्कि अब वो घूमने के मकसद से करते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सही पैसा है, तो वहां के लोग बहुत घूमते हैं। ईएलसी ने प्रवास प्रक्रिया को 3 प्रकार के कारणों का प्रतिफल माना है। उन्होंने इनमें से कौन सा कारक उत्तरदायी माना है? ये अपना हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं है। वह जनसंख्या जिससे अधिकतम उत्पादन संभव होता है अनुकूलतम जनसंख्या है। यह विचार किसका है? ये अपना हो जाएगा रॉबिन्स का। नोटिस्टीन ने संक्रमण के पश्चात की अवस्था किसे माना है? यह निजी स्थिरता वाली अवस्था। प्राथमिक लिंग अनुपात का संबंध निम्न में से किसमें है? यह गर्भधारण काल में लिंग के अनुपात से। सांस्कृतिक भूदृश्य में सर्वप्रथम तत्व है। यह है मानव अधिवास। स्थायी अधिवास के निर्माण में आप निम्न में से किस कारक को शामिल नहीं करेंगे? तो स्थायी में से कौन सा नहीं है?
निवास व कार्य करने के स्थान की उपलब्धता। देखो, जल प्राप्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, समतल भूमि बहुत इंपॉर्टेंट है, और सुरक्षा की भावना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्राइमरी में नहीं आता, ठीक है। न्यूजीलैंड के पशुपालक किस प्रकार के अधिवास बनाते हैं? ये अपने कृषि गृह। निम्न में से किस अधिवास को आप परिवहन अधिवास कहेंगे? कृषि गृह। पृथ्वी तल पर मानव परिवार अथवा समूह द्वारा स्थापित निवास्य या दखल की गई बृहत्तम इकाई कहलाती है। ये है मानव अधिवास। मानव अधिवास के प्रमुख तत्व है, यह समरूपी भाग, केंद्रीय भाग, परिसंचरण और विशिष्ट। कृषि गृह या वास गृह होते हैं। ये हो जाएगा संकेंद्रित अधिवास। विकर्ण अथवा बिखरी बस्तियों के लिए निम्न में से कौन सा कारक उत्तरदायी है? ये दोनों ही, जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास। निम्न में से किस जनजाति का निकास क्षेत्र एशिया में नहीं है? तो कौन सी अपनी एशिया में नहीं है? किर्गिज नहीं है। ये बाकी अपने सारे एशिया में। बुशमैन जाति के लोग निम्न में से किस प्रकार के अधिवास बनाते हैं? तो बुशमैन ये कहाँ, कालाहारी अपने डेजर्ट एरिया में अफ्रीका में मिलते हैं ना, तो ये क्या होते हैं, एकदम जनजाति टाइप में होते हैं वहां पे, क्योंकि पानी वगैरह कुछ नहीं होता ना। ये हो जाएगा अस्थाई, क्योंकि ना मूवमेंट करते रहते हैं कि जहाँ पे अपना खाना वगैरह मिलेगा ना, मौसम के अकॉर्डिंग भी चेंज हो जाते हैं। मानव अधिवास के अनेक रूप, निम्न में से आप किसे मानव अधिवास नहीं मानते हैं? गलियां नहीं है। गलियां, गलियां तो स्पेस हो गई ना बीच की, ठीक है। दिल्ली और उनके समवर्ती क्षेत्र में किस प्रकार के ग्रामीण अधिवास मिलते हैं? ये है अपने सघन। दिल्ली में तो बहुत ही सघन है, दिल्ली और अपना दिल्ली एनसीआर, गुड़गांव, मेरठ वगैरह बहुत ज्यादा डेंस है। कौन सी गांव से संबंधित नहीं है? एक बार पढ़ो इनको, खुद सोचने की कोशिश करो। देखो, पक्के भवन, लंबी चौड़ी सड़क, पार्क, ये गांव में थोड़ी रिलेटेड है ये, ठीक है, हमने नहीं वाला बताना था। ग्रामीण अधिवासों में निम्न में से किसे आप शामिल नहीं करेंगे? यह ग्रामीण विकल्प केंद्र नहीं है। ये गांव भी हो जाएंगे, अपने नगरीय गांव भी हो जाएंगे, तो ये कोई विकल्प केंद्र, ये कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। जैसे अपने मकान की छतें ढलान वाली कहाँ पे बना के रखते हैं, तो सोच लो सिंपल, कहाँ पे रीजन क्यों बनानी पड़ेगी। देखो, अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में वो क्या होगा, पानी जो है ऐसे बह के आ जाएगा, जैसे अगर टेढ़ी छत होगी तो वहां रुकेगा नहीं। नदी, नहर, एक सड़क के किनारे बसे पंक्तिबद्ध ग्रामीण अधिवास निम्न में से किस प्रारूप के हैं? तो सिंपल से, नदी के सहारे एकदम लाइन है ना, तो ऐसे सहारे सहारे बन जाते, तो रेखीय। निम्न में से कौन सी जाति स्थायी अधिवासों का निर्माण करती है? स्थायी।
ये संथाल। किस तरह की बस्ती में निम्न विशेषताएं पाई जाती है? एक बार आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं, एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, घर दूर दूर है, खेतों के पास है, पगडंडियां है, मतलब ऐसे रास्ते होते हैं ना खेतों के चारों तरफ, वो। और वर्षा और शुष्क में ये एकदम दूर दूर बिखरे हुए घर हैं। और इसके ऑप्शन आ गए अपने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, थार, सहारा, ये सारी जहां मिलेगी। है प्रकृति एकांकी बस्तियां, क्योंकि वहां पे देखो कहा है ना कि दूर दूर बिखरे हुए हैं, तो एकांकी। और ऊपर से मरुस्थल है, पर्वत है, तो ऐसी जगह में तो एकदम दूर दूर घर बने हुए होते हैं। फिर एक हवेली के चारों तरफ बसे हुए अधिवास कहलाते हैं। तो गोल हो गया ना, मतलब उसके चारों तरफ बसे हुए मान लो हवेली के, तो कैसा हो गया अपना नाभिक। वो हवेली ऐसे नाभिक उसके काम कर रही है बीच में। दक्षिणी अफ्रीका में जुलू जाति के लोग अधिवास करते हैं। ये अपने हो गए मधुमक्खी प्रारूपीय। मधुमक्खी का छत्ता कैसे होता है ना उस शेप में। नदियों की इकाई क्षेत्र में सामान्यतः बस्तियां को कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है? ये अपना हो जाएगा पंखा। मरुस्थलीय भागों में सामान्यतः ग्रामीण अधिवास मिलते हैं। यह है आयताकार प्रारूप। में भारत में गंगा यमुना के मैदान में पाए जाने वाले ग्रामीण अधिवास के प्रारूप है। तो गंगा यमुना के पास अपने अरीय प्रारूप मिलते हैं। नम बिंदु बस्तियां निम्न में से किस रोग में पाई जाती है? इस एरिया में यह है मरुस्थलीय। देखो नम क्या होता है ना, नम क्या होगा, नमी होती है ना पानी के पास, तो एकदम नमी के पास कहाँ पे जरूरत है? मरुस्थल में। और मान लो ये सूखी बस्तियां कहाँ पे मिलेगी? कहाँ जहाँ पे बहुत पानी आ रहा है ना, तो वो क्या करेंगे, वो सूखा एरिया देख के बसेंगे। तो ये उल्टा होता है, जहाँ पे पानी नहीं है वहां पे तो पानी वाली जगह पे बसेंगे, और जहाँ पे पानी है वहां पे सूखी जगह पे बसेंगे। तो ठीक है, मरुस्थल में आ जाएगा नम बिंदु। अफ्रीका में नील नदी घाटी में निवास करने वाले कृषकों को निम्न में से क्या कहा जाता है? है भल्ला। किसी क्षेत्र में ग्रामीण अधिवास के न्यूक्लिएशन की डिग्री की माप क्या है? ये है कोएफिशिएंट ऑफ डिप्रेशन। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर वितरण नगर है? यह है मोग। कौन सा नगर उत्पादन केंद्र है? ये अपना हो गया भिलाई। कौन सा खनन केंद्र है? ये कोलार। कोलार या गोल्ड माइंस, सबको पता ही है, ठीक है। निम्न में से प्रतिरक्षा नगर है? ये है जोधपुर। कौन सा नगर प्रशासनिक है? दिल्ली। दिल्ली तो सबसे ज्यादा प्रशासनिक अपना राजधानी है। नगरों के वर्गीकरण का सबसे उपयुक्त आधार निम्न में से कौन सा है? कार्य हम यही बताते हैं ना कि जैसे गांव में तो कृषि पे डिपेंड और शहरों में कृषि वाले नहीं होने चाहिए, तो मेन यही होता है क्या काम कर रहे हैं वहां के लोग। ग्रामीण अधिवासों के फीता या डोरी प्रारूप को कहते हैं रेखीय प्रारूप।
किस झील की चतुर्वेदिक बसे ग्रामीण अधिवास को कहते हैं? झील के चारों तरफ बसे हुए हैं लोग, तो उसको हो जाएगा निहारकीय। मानव अधिवासों से संबंधित आकारिक कटिबंध सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? ये है R.A. डेकेन्स। नगरीय प्रतिरूप से संबंधित कोटि आकार नियम, ये किसे माना जाता है? यह G.K. जिफ को। उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था, व्याख्या क्या रही है उसके। ग्रामीण अधिवास के वितरण को निम्न में से कौन सा कारण प्रभावित नहीं करता है? तो देखो ग्रामीण है, ग्रामीण को उद्योग इंडस्ट्री ये तो शहरों को करेगा ना, तो अपने जलवायु भूमि जल ये सब अपने ग्रामीण में करते हैं, उद्योग शहरों का है। नदी के डेल्टा या नदी की उपशाखाओं के सहारे बसे हुए ग्रामीण अधिवास कहलाते हैं। ये अपना हो गया पंखा प्रारूप। एक ग्राम एक कस्बे में भिन्नता स्थापित करने का सर्वप्रथम आधार निम्न में से हो सकता है? ये तो कार्य हम पहले देख चुके, ये इंपॉर्टेंट होता है सबसे। तो आगे की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो अभी तक, शेयर कर दो अपने दोस्तों से जो ऐसे एग्जाम की तैयारी करें, और जो सजेशंस फीडबैक देना है कि मेरे को इस टॉपिक पे जैसे वीडियो चाहिए या फिर इनमें ही कुछ चेंज करना है, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। थैंक यू।